हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट की पहले बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो उन गुड्स पर किया जाता है जिससे आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ ना कुछ ऐड हो, या आप कह सकते हैं जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जहाँ पर आपकी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है या आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है उसकी बात करते हैं। इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो कहीं ना कहीं इनकम और प्रॉफिट से प्रभावित होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और जैसे जैसे प्रॉफिट या इनकम बढ़ता है ऐसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, और अगर इनकम और प्रॉफिट कम होते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है नेशनल इनकम कितनी है हमारी, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है कि कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है, और एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया है जो कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे जैसे हमारी इनकम ग्रो करेगी वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। फिर हम बात करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इनकम या प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि की ही जाती है और जनरली गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, इसलिए इसे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और ये क्यों की जाती है? क्योंकि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जब डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है, जब इनकम, एम्प्लॉयमेंट सभी चीज़ें फॉल कर रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाना चाहती है ताकि डिप्रेशन को और अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और इस डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अलावा ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाती है और डिफेंस के सेक्टर के लिए भी की जाती है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम डायग्राम में देखें, एक्स एक्सिस पर वही रियल नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट। हमने कहा कि इसका नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स होती है, जो गवर्नमेंट करती ही करती है। तो OI एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है जो नेशनल इनकम से प्रभावित नहीं हो रही है। I1 कर्व जो बना है वो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को दिखाता हुआ कर्व है, जो गवर्नमेंट करेगी इकोनॉमी में डिमांड को जनरेट करने के लिए, इकोनॉमी में डिफेंस से रिलेटेड जो गुड्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमी में डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। फिर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑनरशिप के बेसिस पर कैटेगराइज किए गए हैं, जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, उसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये दो फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करती है। एक आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, जिसको मोटे तौर पर देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन मोटे तौर पर अभी हम समझते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को, जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी कोई प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो मान लीजिए कहीं से भी पैसा रेज कर पैसा लोन पर लेकर, उधार लेकर इन्वेस्ट करता है, तो उसके बदले में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर ने की है उसकी कॉस्ट है, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो जहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी, यानी प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि कॉस्ट जो पड़ रही है उस इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और अगर सिचुएशन उल्टी हो कि प्रॉफिटेबिलिटी कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है लोन्स के लिए, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है इन्वेस्टमेंट की, तो किसी तरह की कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के मोटिव्स के लिए की जाती है।
फिर हम बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट की। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी जो गवर्नमेंट किसी कंट्री की करती है वो इन्वेस्टमेंट। इस पर किसी तरीके का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं पाया जाता। गवर्नमेंट का मेन सोल मोटिव क्या रहता है कि समाज का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट को जनरेट करना है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टमेंट है। फिर आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो भी टोटल पैसा खर्च किया जाता है कैपिटल गुड्स को खरीदने में, कैपिटल गुड्स के एग्जिस्टिंग स्टॉक में एडिशन करने के लिए, वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें आएंगी आपकी, एक नेट इन्वेस्टमेंट, दूसरी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है कैपिटल का, उसको मेंटेन करने के लिए की जाती है। देखिए, जो भी कैपिटल स्टॉक लगा होता है वो या आप मोटे तौर पर समझे कि जो भी मशीन्स लगी होती हैं वो समय के साथ डेप्रिशिएट होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ घिसावट आती है, उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है या उनकी जगह पर नई मशीन्स लाने की ज़रूरत होती है। तो जो भी एग्जिस्टिंग मशीन्स को ठीक करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट शामिल है, नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है, यानी कि आप एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं, कुछ नई मशीन्स जनरेट करते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है इकोनॉमी में, उसमें से क्या घटा दें? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी मशीन्स थी उनकी घिसावट पर, उनकी मेंटेनेंस पर खर्च हुई है, टोटल इन्वेस्टमेंट में से यदि उस इन्वेस्टमेंट को घटा देंगे तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जो कि नए कैपिटल्स को, नए कैपिटल स्टॉक को ऐड करने के लिए हुई है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों इन्वेस्टमेंट आती है, जो नई कैपिटल को लाने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, प्लस जो पुरानी कैपिटल थी जो उसको रिप्लेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर है इंटेंटेड इन्वेस्टमेंट और अनइंटेंटेड इन्वेस्टमेंट। जो भी प्लान करके इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो एक डेफिनेट प्लान के अंतर्गत हुई है, जो इन्वेस्टर करना चाहता था, मान लीजिए लगता है इन्वेस्टर को कि इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है या फिर कॉस्ट कम आने लगी है पहले से एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के कारण, तो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है और प्लान करता है कि किस तरीके से बढ़ाएगा। वो इन्वेस्टमेंट आपकी इंटेंटेड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अनइंटेंटेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इन्वेस्टर द्वारा कभी प्लान नहीं की जाती, जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध होती है। मान लीजिए अचानक इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम हो जाती है, डिमांड कम होगी तो ऑलरेडी जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं एंटरप्रेन्योर के पास, वो स्टॉक अप होने लगेगी और उनका स्टॉक जब इकट्ठा होने लगेगा तो इन्वेस्टर ने ऐसा सोचा नहीं था कि वो ऐसा स्टॉक जनरेट करके, प्रोड्यूस करके रखेगा जो बिके नहीं, जो इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। फिर है प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। जब हम कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे थे तब हमने वहाँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ा था, जब सेविंग फंक्शन की बात कर रहे थे। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आता है प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। तो जनरली हमें पता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है। तो प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट अपने आप में क्या दिखाता है? प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कुछ और नहीं बल्कि रेशो है। किस चीज़ का रेशो? कितनी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है और कितनी एग्रीगेट इनकम है। यानी प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट किसके इक्वल होगा? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनकम। अब प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट क्या है? रेशियो टोटल इनकम और टोटल इन्वेस्टमेंट के बीच, यानी इनकम को जहां आप इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट को जहां आप इनकम से डिवाइड कर देते हैं, उन दोनों की रेशियो लेते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट मतलब, मार्जिनल का मतलब मैंने पहले भी कहा था चेंज से होता है। तो कितना चेंज आ रहा है प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट में, यानी कितना चेंज आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, किस चीज़ में चेंज आने के कारण? इनकम में चेंज आने के कारण। तो
जहाँ रेशो लेते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, वो आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। यहाँ पर कैलकुलेट करके भी आपको दिखाई गई है। टोटल इनकम मान लीजिए 20 करोड़ है, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है, तो 5/20 करके 0.25 आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट आ जाती है। दूसरी तरफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट की बात करें तो मान लीजिए इनकम जो है इंक्रीज हो गई है 10 करोड़, और जिसके कारण आपके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ इंक्रीज हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज 5 करोड़ का आया, इनकम में चेंज 10 करोड़ का आया, जिसके कारण 0.5 आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट आती है। अब हमने दो तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात की थी पीछे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जहां हम कह रहे थे जो प्रॉफिट मोटिव से प्रभावित नहीं होती, जिसका इनकम और प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, जो इकोनॉमी में की ही जाती है, जो कि गवर्नमेंट करती है। इसीलिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाती है, डिप्रेशन के फेज से इकोनॉमी को बाहर लाने के लिए की जाती है। जब सारी इन्वेस्टमेंट्स फॉल हो रही होती हैं, इकोनॉमी में डिमांड फॉल हो रही होती है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट फॉल हो रही होती है, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो गवर्नमेंट स्टेप अप करती है और इन्वेस्टमेंट करती है इकोनॉमी में। तो ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं, अब इनकी बात करेंगे। ये पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट के लिए? पहली चीज़ है टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट का लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो टैक्स, जो गवर्नमेंट डिफरेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो गवर्नमेंट फिर फर्दर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है। लेकिन इसके लिए कुछ जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि इससे कोई किसी तरीके की नई इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में जनरेट नहीं होती, क्योंकि केवल लोगों के हाथ से पैसा चला जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, पैसा ट्रांसफ़र ही होता है। दूसरा जो सोर्स है फिर लोन्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट लोन भी ले सकती है, बैंक लोन भी ले सकती है। बैंक लोन्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि बैंक लोन्स रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाते हैं और वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हेल्प करते हैं इन्हांस होने में। तो इस तरह लोन्स लेकर भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तीसरा फिर जो आपका है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब भी गवर्नमेंट डेफिसिट की सिचुएशन फेस कर रही होती है, यानी कि उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है। कैसे फाइनेंस कर सकती है? आरबीआई से नई करेंसी, नए नोट्स को प्रिंट करवा कर। इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और अगर आरबीआई नए नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट को देगा तो उसको फर्दर गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकती है। लेकिन जहां हम लोन्स की और डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रही है इकोनॉमी में, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं आती तब तक तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होती। लेकिन यदि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बाद भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाती है तो ऐसे में हमें जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा और चीज़ों लगातार लोगों के हाथ में इनकम बढ़ती चली जाएगी और डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई चीज़ों की कम हो जाएगी। तो ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन्फ्लेशन की। अब दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, या आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, जो कहीं ना कहीं इनकम और प्रॉफिट से प्रभावित होती है। और यदि इनकम और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि इनकम प्राइवेट सेक्टर को कम हो रही हो, प्रॉफिट कम हो रहा हो, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम की जाती है। अब ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, कौन कौन से मेजर्स हैं, उनकी बात करते हैं। पहली चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्टली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रभावित होती है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर यदि इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास सारा पैसा खुद से अवेलेबल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसे उधार लेना पड़ता है, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो किसी अन्य सोर्स से हो। तो जब भी उधार लिया जाता है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू तो उसके बदले में उन्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा उधार ले सकता है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइवेट सेक्टर
कम उधार लेगा और कम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। हालांकि कीन्स कहते हैं कि केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही डिपेंड नहीं करती प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बल्कि इनकम पर डिपेंड ज़्यादा करती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक लेवल तक फॉल हो सकता है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल नहीं होता। लोग अपने पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखना पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क पड़ता है किस चीज़ का, डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी का। अगर प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। यदि इसके ठीक विपरीत प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, जैसे डिप्रेशन की सिचुएशन में होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कितनी भी कम हो जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। फिर है रिडक्शन इन टैक्सेस। जनरली ऐसा देखा जाता है कि टैक्सेस से जो प्रॉफिटेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट की, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो टैक्सेस जितने कम होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतनी ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। उसके ठीक विपरीत, यदि टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए टैक्स को कम कर देना चाहिए, तो इससे प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा टैक्सेस कम होने से, और इससे गवर्नमेंट जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के रेवेन्यू को दूसरे सोर्सेज के थ्रू बढ़ाना चाहिए, जैसे लग्जीरियस गुड्स पर टैक्स लगाया जा सकता है। फिर है पॉलिसी ऑफ वेज कट। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते हैं कि अगर इकोनॉमी में वेजेस को कम कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट अपने आप प्राइवेट सेक्टर की स्टिमुलेट होगी। लेकिन केन्स इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है। वो कहते हैं कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस को कम कर दिया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ लेबर्स की इनकम भी कम होगी, और इनकम कम होगी तो उनके द्वारा की गई डिमांड भी इकोनॉमी में कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो ये एक अच्छी पॉलिसी नहीं है वेज कट की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट यदि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो जो चीज़ों की डिमांड है वो ज़्यादा होगी, और चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट 3 तरह के जनरली एक्सपेंडिचर्स करती है। सोशल सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ पर, जिससे लोगों का जनरल वेलफेयर इंक्रीज़ होता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना, एजुकेशन अलाउंस देना। दूसरा पब्लिक वर्क्स पर, जैसे रोड ब्रिज बनाना, हॉस्पिटल बनाना। और तीसरा कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो जैसे इरिगेशन का प्रोजेक्ट हो, पावर का प्रोजेक्ट हो। इन तीनों ही तरह के एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के लोगों के हाथ में पैसा जाता है, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होती है, जो फर्दर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देती है। फिर है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी अपनाती है ताकि जो प्राइजेस हैं वो ज़्यादा ऊपर भी ना जाएं और ज़्यादा नीचे भी ना जाएं। इस पॉलिसी को हम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी कहते हैं, और इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट प्राइजेस को कंट्रोल करती है। स्पेशली जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी है, तो उनकी चीज़ों के प्राइजेस को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि जनरल पब्लिक वेलफेयर प्रभावित ना हो। और जब गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी अपनाती है तो प्राइवेट सेक्टर को ये एक भरोसा मिलता है कि उनकी जो चीज़ें हैं उसके प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा नीचे कम नहीं होंगे इकनॉमी में, और ये कॉन्फिडेंस प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करता है। अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। अब यदि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज कम हो जाएंगी, बिग फर्म्स कंट्रोल हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि नई नई फर्म्स को और भी मौका मिलेगा कि वो मार्केट में एंटर करें और अपना बिजनेस शुरू करें, जिससे मार्केट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट होंगी। प्रमोशन ऑफ रिसर्च। अगर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ नई अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, पहले से बेहतर होंगी, जो कि चाहे वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना हो। और इन सब चीज़ों के कारण प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं।
लास्ट जो है वो है पम्प प्राइमिंग। जब डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है, ऐसे में प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और ऐसे समय पर गवर्नमेंट आगे आकर इन्वेस्टमेंट करती है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है। ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, इसको हम पम्प प्राइमिंग के नाम से जानते हैं। और इस पम्प प्राइमिंग से क्या फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट बैंकों से ऐसा पैसा उधार ले लेती है जिसकी कोई डिमांड नहीं होती इकनॉमी में, और उसको इन्वेस्ट करती है, जिससे डिमांड जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और जब इस तरीके से इनकम जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी इकनॉमी में, तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इकनॉमी में ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर को स्टिमुलेट करेगी कि वो भी अब आगे आकर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे।